जीव विज्ञान में, बायोलॉजी यानी लाइफ साइंस। एग्जैक्टली बायोलॉजी जो शब्द है आप सबों को मालूम है, ये ग्रीक वर्ड है। बायोस और लोगस ये दो शब्द हैं, दोनों ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी इटसेल्फ ग्रीक वर्ड, जबकि इसका लैटिन मीनिंग लाइफ और स्टडी होता है। बायोस का मतलब आप सभी जानते हैं कि बायोस का मतलब क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस, और ये दोनों शब्द ग्रीक वर्ड है। लैटिन में आप इसको लाइफ कहते हो और लोगस को आप क्या कहते हैं, जीवन के बारे में अध्ययन करना। वह विज्ञान जिसमें जीवन से जुड़ी हुई बातें हो, उसके बारे में अध्ययन करना। गॉट इट? आप लोग बात करते हैं ना, आप सभी बात करते हैं ना, तो आवाज आनी चाहिए, कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन रहनी चाहिए। तो बायोस का मतलब लाइफ। लाइफ हम सभी जानते हैं, जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी है। बड़ा सटीक शब्दों में हम कहते हैं कि जीवन का अध्ययन करना है, पर ये अध्ययन छोटा नहीं है। सभी से पहला प्रश्न मेरा रहेगा कि व्हाट इज लाइफ, जीवन होती क्या है। किसी भी शरीर के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, बॉडी, बॉडी को कई अर्थों में हम मैटर भी कहते हैं, पदार्थ, वस्तु, और डिफिनेशन में आप ये पढ़ते हैं कि पदार्थ या वस्तु का मतलब ये होता है जो जगह घेरता है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, occupied space and has mass. This is called matter. So this body having a mass, यह शरीर भी एक निश्चित द्रव्यमान का है और ये भी ये जगह घेरता है। Is it right? So this is a body. Yes, sir. This is a body and this is materialistic body. This is material. यह एक पदार्थ है, एक वस्तु है, पर इस वस्तु में एक जीवन है। तो मेरा यही प्रश्न आपसे था कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या? तो लाइफ इज जस्ट एक्टिविटी। लाइफ कुछ नहीं है, जीवन क्रियाओं का नाम है। वट एवर द एक्ट वी हैव टू डू, जो भी काम हम करते हैं, जो हमारे शरीर के द्वारा क्रियाएं होती हैं, दैट एक्टिविटी इज नोन एज लाइफ। इस शरीर के द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं जीवन होती है। तो व्हाट आर द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द बॉडी, किसी भी शरीर के द्वारा की जाने वाली वो क्रियाएं हैं कौन सी? इसको बड़े सिंपल शब्दों में हम लोग समझेंगे बेटा। NCERT, व्हाट इज दिस इज NCERT। NCERT इज व्हाट? N फॉर न्यूट्रिशन। आप सभी को मालूम होगा, कोई भी लिविंग है, जिसमें भी जीवन है, उस बॉडी का न्यूट्रिशन होता है, यानी पोषण होता है। पोषण है तो जीवन है, किसी भी शरीर का पोषण होता है तो जीवन है। C for control and coordination. Control means what? नियंत्रण, शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण। That is control and coordination। और इसको आप क्या कहेंगे? ये लिविंग बॉडी है ना। स्वेटिंग अभी आप देख रहे हैं, हम लोग मल मूत्र त्याग करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट मीन्स व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। शरीर के अंदर जो बहुत सारी गंदगी है, अपशिष्ट पदार्थ है, वैसे अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से त्याग करना उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। दिस इज एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी प्रोसीड, इट मीन लाइफ प्रोसीड, अदरवाइज जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। आपने कई बार सुना है, मल मूत्र त्याग करना बंद हो गया, जीवन समाप्त हो गया। तो द थर्ड प्रोसेस इज व्हाट? दिस इज एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन को आप कहते हो उत्सर्जन, और उत्सर्जन एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करने की प्रक्रिया है। इज इट राइट? इसी को उत्सर्जन कहते हैं ना हम लोग। तो एक्सक्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द लिविंग बॉडी। एंड द नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज
रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदी में आप क्या कहते हैं इसे? श्वसन कहते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन एग्जैक्टली? दिस बॉडी हैविंग अ सेल, दिस बॉडी हैविंग अ सेल, जो भी लिविंग बॉडी है उसमें सेल होता है। और कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो आपके भोजन के अणु यानी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी। नाम सुना होगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा के अणु होते हैं हमारे शरीर के द्वारा। जब तक वह ऊर्जा के अणु का निर्माण नहीं होता है तब तक इसमें जीवन नहीं है। Whenever the body gets oxidized, this glucose molecule, जब तक इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण शरीर के द्वारा होता नहीं तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। और जब तक ऊर्जा बनती है शरीर के अंदर, ऊर्जा के अणु बनते हैं, तब तक जीवन है। तो अगर नहीं है, कोलैप्स, इट मीन बॉडी कोलैप्स, लाइफ कोलैप्स। इज इट राइट? एंड द लास्ट वन इज, एंड अनदर आर स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा है बच्चे? रिप्रोडक्शन। देखो दो शब्दों से मिलके बना है। प्रोडक्शन पैदा करना, री पुनः, पुनः पैदा करना। क्या पैदा करना? जैसा मैं हूं, मेरी बॉडी है डिजाइंड, वैसा ही बॉडी डिजाइन। एवरी लिविंग बॉडी रिप्रोड्यूस, हर एक जीवित प्राणी अपनी जैसा शरीर को बनाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक्टिविटी है। एंड द लास्ट वन इज द टी। टी फॉर व्हाट? टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। तो आप जानते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का अणु, जब भोजन के अणु टूटते हैं ग्लूकोज बनता है, तो वह ग्लूकोज हमारे रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? एंड देन ऑक्सीजन इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यह तब तक होती रहेगी जब तक हम जीवित हैं। यानी जीवन उन प्रक्रियाओं का नाम है। लाइफ इज जस्ट द नेम ऑफ द एक्टिविटी, includes this nutrition, control, coordination, excretion, respiration, reproduction and transportation. The whole process is life. And whenever we have to study about this all, जब भी हम इन सारी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो आप उसी को तो बायोलॉजी कहते हैं, जीवन का अध्ययन कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो बेटा एक बात आप बताइए कि कोई भी बॉडी जिसमें ये प्रक्रिया चलती है, ऐसे बॉडी को क्या आप बोलते हो? आप यही कहते हो ना, दिस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी। यस माय डियर, आपने अभी बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग को एक और वर्ड यूज करो, उसके लिए एक शब्द हम यूज कर रहे हैं, दैट इज बायोटिक। क्या बोलते हैं इसको हम? बायोटिक। हिंदी में कहते हैं जैव घटक। तो इस पृथ्वी पर सिर्फ वी आर एनिमल्स हियर, हम सभी प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं। हमारे जैसे न जाने कितने क्रिएचर्स, कितने प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं। इज इट राइट? देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ स्पेसीज। बहुत तरह के प्राणी इस पृथ्वी पर रहते। एम आई राइट? बट वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग, and that is called plant. We never having a life। हमारा न्यूट्रिशन कहां से होता है? प्लांट से। कहां से होता है? प्लांट से। यानी वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। प्लांट्स इज आल्सो बायोटिक। प्लांट्स में भी लाइफ है, सो प्लांट्स आर आल्सो बायोटिक। प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम। आप जानते हो माइक्रोब, एल्गी, शैवाल, फंगस, कवक, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? लिविंग है ना। ये सब बायोटिक कंपोनेंट है ना। ये सभी बायोटिक, दे हैव लाइफ, सब में जीवन है। पर ये जीवन बच्चे किसके वजह से? आखिर ये जीवन कैसे भी तो प्रारंभ हुआ होगा ना, और इसको कोई ना कोई सहारा दे रहा है इस जीवन को बनाए रखने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सपोर्ट लाइफ। किसी भी बॉडी का लाइफ को सपोर्ट कौन करता है? इन्वायरमेंट। अगर वो प्लांट भी लिविंग है तो उसको सपोर्ट सनलाइट,
उसको सपोर्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। मिट्टी से जब तक वाटर मिनरल्स नहीं मिलेगा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता, सनलाइट नहीं मिलता, फोटॉन्स नहीं मिलता, तब तक क्या वो सरवाइव कर पाएगा? क्या वो भोजन बना पाएगा? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, आप सभी को मालूम है। प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना भोजन खुद बनाते हैं। एम आई राइट? तो सपोर्ट किसका हो रहा है उसको जीने के लिए? इन्वायरमेंट का। उसको वैसे कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे बच्चे? वैसे कंपोनेंट को हम कहेंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट। क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो लिविंग बॉडी के लिए बायोटिक कंपोनेंट एक हमने पढ़ा, और अब दूसरा कंपोनेंट की बात क्या करेंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे? अजैव घटक। नॉन लिविंग कंपोनेंट में किसका नाम लिया मैंने? इन्वायरमेंट। किसका नाम लिया? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में है कौन सा बच्चे? सनलाइट, एयर, वाटर, इज इट राइट? सॉइल, दे दे सपोर्ट अस। ये सभी क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। एम आई राइट? तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। बिना इन्वायरमेंट के सपोर्ट का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर नहीं सकता। हाँ या ना? तो अब तो हमें क्लियर हो गया है कि अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट एंड व्हाट आर एबायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट हैविंग लाइफ like plants, animals, and microbes such as bacteria, virus, algae, and fungus. Is it right? And abiotic components are sunlight, air, water, soil, etc. Done. Over. तो आज की जो क्लास है वो चूंकि मेरी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो आज आपको बिल्कुल बेसिक्स से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो कोई ऐसा टॉपिक आप लेना चाहते हैं तो आप किसी टॉपिक को भी ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं और उस टॉपिक को हमें स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से वो सवाल पूछता है, कहाँ से वो जानकारियां हमें कलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो वी हैव टू अवेयर अबाउट दैट। इज इट राइट? तो हमें ये जान लेना है कि सब हमने जैसे बताया कि बायोटिक और एबायोटिक, तो ये बायोटिक और बायोटिक क्या है? क्लियर है ना ये पूरी बातें? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो एक और सवाल हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि कोई भी लाइफ विदाउट द सपोर्ट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट कैन नॉट सर्वाइव। इज इट राइट? So this is a branch of biology, and the branch of biology is called ecology. Whenever the relation between living as well as non-living, when we have to study about the living relation and non-living component, so ecology is the branch of science. यह एक विज्ञान है, ब्रांच ऑफ साइंस एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम क्या करते हैं? वी स्टडी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच? लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। मतलब तो क्लियर है ना? लिविंग का मतलब क्या हो गया बेटा? जैव, और नॉन लिविंग मीन्स अजैव। घटक के बीच या पर्यावरण के बीच संबंध, के अध्ययन को आप कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चे? पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं हम इसको? पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटररिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग एनवायरमेंट। गॉट इट? तो अब आपने ये समझा कि कोई भी शरीर इस पृथ्वी पर जो लिविंग है
वह विदाउट नॉन लिविंग कंपोनेंट के सपोर्ट से सरवाइव नहीं कर सकता, और उस विज्ञान को हम लोग स्पेशली क्या नाम देंगे? इकोलॉजी नाम। क्लियर? इन डाउट? तो ये तो बात हमने समझ लिया, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, इकोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है, लाइफ साइंस क्या है, और लाइफ प्रोसेस क्या है, जीवन की क्रियाएं क्या है। अब चूंकि लाइफ साइंस की बात आप कर रहे हो, बायोलॉजी की बात कर रहे हो, तो बायोलॉजी यानी लाइफ, और लाइफ किसमें? बॉडी में। लाइफ किसमें? बॉडी में। तो वह बॉडी कौन सी है? अभी आपने पढ़ा लिविंग बॉडी। तो लिविंग बॉडी में हम लोगों ने चर्चा किया किसका? प्लांट्स का। लिविंग बॉडी में किसकी चर्चा की? एनिमल्स की। और लिविंग बॉडी में किसकी चर्चा की हमने? माइक्रोब्स की। वनस्पति, प्राणी और माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव। स्पेशली हम लोगों ने इन सभी के लाइफ के बारे में पढ़ने के लिए एक सेपरेट विज्ञान बनाया, और उस विज्ञान को आप सभी मालूम होगा शायद कि अगर हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो उस विज्ञान को हम क्या नाम देते हैं? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं बच्चे? जूलॉजी कहते हैं। और अगर हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं हम? Microbiology. माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? Amar Singh, sir. अमर सिंह। गुड, Yes, वेरी sir. गुड। So microbiology, botany, zoology and microbiology. We have to divide the whole biology into main three course. तीन पार्ट में, जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो कोर्स, मेन कोर्स। मेन कोर्स क्या है? बॉटनी, जूलॉजी एंड थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। गॉट इट? तो बेटा एक बात बताइए, हम लोगों के लाइफ की स्टडी करना किस में आएगा? जूलॉजी में आएगा। प्लीज गिव मी आंसर्स, नहीं तो मुझे लगेगा मेरे आने से आप बहुत तकलीफ में। तो अगर आप खुशी महसूस कर पा रहे हैं तो ये स्माइल भी रहना चाहिए, और गिव, प्लीज गिव आंसर्स। रॉन्ग हो जाएगा कोई बात नहीं, वी आर हेयर टू डिलीवर अ राइट आंसर। ओके, तो प्लीज, तो प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज, एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज zoology, and study of microbes is known as microbiology. What kind of microbes? There are so many types of microbes. कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि पानी से जीवन प्रारंभ हुआ। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से देखे भी नहीं जा सकते थे, आपने नाम उसको क्या दिया? लिविंग में, हवा में भी फंगस है। जब ये ग्रो होता है तो नजर आती है। टमाटर पे देखा होगा, दालों पे देखा होगा। तो ये एल्गी और फंगस, इसके अलावे भी तो माइक्रोब्स हैं। हवा में क्या रहता है बेटा? बैक्टीरिया। यहाँ तक कि वायरस की भी बात आपने सुना होगा। आप इसको कहते हैं विषाणु, इसको क्या कहते हैं? जीवाणु, इसको क्या कहते हैं? शैवाल, और इसको क्या कहते हैं बच्चे? कवक। ठीक है बच्चे? तो अब आप बताओ मुझे कि जब कभी भी अगर मैं चर्चा आपसे करूं कि माइक्रोब्स की जो स्टडी की जा रही है, माइक्रोब्स की जो स्टडी की जा रही है, यानी माइक्रोबायोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी का, उसमें इनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। एम आई राइट? बट देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया सराउंडिंग अस। इस हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया है, पानी में बैक्टीरिया है, तो न जाने कौन सा बैक्टीरिया। मिल्क, यू हैव टू कंज्यूम मिल्क, दूध पीते हैं, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया इस जर्रे जर्रे में है। इस पृथ्वी के कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर बैक्टीरिया नहीं हो। एक चम्मच रेत भी, अगर मिट्टी भी हम कुरेदते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया है। करोड़ों बैक्टीरिया है। आपके बॉडी में बैक्टीरिया है, हमारे आंतों में बैक्टीरिया है। तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ बैक्टीरियाज। स्टडी करेंगे इस विज्ञान को, आप क्या नाम देंगे बच्चे? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? वायरस। व्हाट आर वायरस? आप देखो, इसको अगर ब्रेक करते हो बच्चे तो आप क्या लिखते हो? जीव प्लस एक ऐसा एटम जिसमें लाइफ हो, और वो अणु दिखाई भी नहीं दे रहा है।
तो हवा भी तो आप बार बार क्या कहते हो, वायु में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस, है ना। तो जब इतने सारे गैसों के अणु हवा में हैं, तो आपको क्या लगता है उन गैसों के अणु के साथ एक ऐसा इनविजिबल एटम, एक ऐसा अदृश्य अणु जो मुझे नहीं दिखता है और उस वायु के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आ सकता है, बट दे हैव नॉट लाइफ। whenever it comes in the living body, जब तक उस जीवित शरीर के अंदर आ नहीं जाए तब तक वह अपना लाइफ प्रारंभ नहीं करता है। लिविंग बॉडी के अंदर आने के बाद लाइफ को अपना बढ़ाता है, तब पता लगता है कि वी आर अफेक्टेड विद वायरस। वायरस के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, और इसके विज्ञान को क्या नाम देते हैं बेटा, वीरियोलॉजी। क्या नाम देते हैं हम, याद रहेगा, एल्गी, फंगस, दो है, पानी में तैरते हैं शैवाल, कवक भी होते हैं, देयर आर सो मेनी एल्गी। इस एल्गी के अध्ययन को आप क्या कहते हैं, एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा, फाइकोलॉजी, है ना। कुछ दूसरा भी नाम है क्या इसका, सर साइकोलॉजी इज आल्सो रिलेटेड टू मनोविज्ञान की जो नहीं बेटा, हमारे नहीं। मैं नो योर गुड नेम, एक बार और बोलेंगे आप। अमर सिंह सर, वो साइकोलॉजी अमर जी, देखा ना। अमर जी, साइकोलॉजी इज डिफरेंट, साइकोलॉजी इज डिफरेंट। दिस इज राइट सर, PHY, राइट सर, this is नोटेड। this is PHY, psychology, and that is psychology। राइट सर, तो नोटेड सर। सवाल के अध्ययन को आप क्या कहते हैं बेटा, साइकोलॉजी, और फंगस के अध्ययन को आप क्या कहते हो, माइकोलॉजी। क्या कहते हो। और आप, माइकोलॉजी, अगर नोटेड आप सर। पीवाई, जब आप PYQ चेक करोगे तो आपको ये सवाल मिलेगा, देयर आर सो मेनी टाइम्स, ये पेपर में क्वेश्चन आते रहे कि भाई सवाल के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को कहते क्या। तो ये सेपरेट ब्रांच है, आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा माइक्रोबियल वर्ल्ड। So in our section there is an important section, that is microbial world, and whenever we deliver our lecture about this microbial world, we हम लोग इस बात को जानेंगे कि कब इस माइक्रोब के बारे में किसने क्या जानकारी। आज के इस क्लास में पूरी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको कि लाइफ कभी ना कभी इनमें स्टार्ट हुआ होगा, कभी ना कभी स्टार्ट हुआ होगा। पर इस लाइफ को जब स्टार्ट हुआ तो आपने क्या बोला कि लाइफ किसी भी बॉडी में किसके कारण होती है बच्चे, सुना है ना आपने, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। यानी कोई भी जीवित शरीर है तो उस जीवित शरीर का निर्माण किससे हुआ है, बैक्टीरिया हैविंग सेल, एल्गी हैविंग सेल, फंगस एंड एनिमल्स, प्लांट, सभी सेल से बने। एम आई राइट। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और फर्स्ट टाइम जिस आदमी ने इसके बारे में बताया वो व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट हुक। नाम सुना है आप सभी ने। यस सर। 1665 में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका के बारे में बताया। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। लेकिन एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि जिस कोशिका की बात उसने किया वह एक पौधे का छिलका था। दैट वाज द बार्क ऑफ अ प्लांट, अनियन पिल्स, प्याज का छिलका। और उस छिलके को माइक्रोस्कोप में देखा गया, दैट वाज डेड, दैट वाज नॉट लिविंग, वह मृत कोशिका थी। छिलका जो होगा वो क्या होगा, डेड सेल होगा। तो एग्जैक्टली रॉबर्ट हुक साहब ने जिस सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था वह डेड सेल। गॉट इट, समझ आ गई बात। बोला उसने कि यह कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, जीवन यहीं से प्रारंभ हुआ है। जैसे दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ सैंड पार्टिकल, अ सीमेंट पार्टिकल, इज इट राइट और रॉन्ग, सही है। अगर ये सही है तो ये बिल्डिंग भी बनी है सेल से, ये बिल्डिंग भी बनी है, इस बिल्डिंग का भी निर्माण सेल से हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, आपने देखा है इस सेल को,
और इस सेल के बारे में आप कहते हो कि यह शुक्राणु की कोशिका है, स्पर्म सेल है, इज इट राइट? और आप ये कहते हो दिस इज एग सेल, इज इट राइट? आप कहते हो अंड कोशिका है, और यही शुक्राणु और अंडाणु मिलकर मां के यूट्रस में डेवलप किया था यह जाइगोट, और यह एक बेबी तैयार हुआ मां के शरीर के अंदर, और इस तरह से यह बेबी आज बड़ा होकर इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन चुका है। इज इट राइट और रॉन्ग? this having the character of this sperm and egg, sperm cell and egg shell, तो इट मीन कि इसी सेल से ये सारे कैरेक्टर लेकर ये बॉडी का निर्माण हुआ। लीवर, लंग्स, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन, देयर आर सो मेनी पार्ट्स of the body is designed by this cell, is it right? So every cell having the character, अगर वह बैक्टीरिया है, अगर वह कोरोना वायरस है, तो वायरस का कैरेक्टर लेकर आता है। गॉट इट? तो उस कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा जो हर एक सेल के अंदर मौजूद होता है। तो हम लोग इस बात को जानेंगे कि हम सेल के बारे में तो पढ़ेंगे ही, अगर लाइफ के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें सेल के बारे में पढ़ना होगा, और इस विज्ञान को हम नाम देंगे साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको हम? साइटोलॉजी। और सेल में मौजूद कैरेक्टर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चे? जीन नाम देते हैं। सुना भी होगा आपने, किसी भी जीव के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। उस स्पर्म और एग के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिस कैरेक्टर ने इस शरीर को बनाया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो स्पेशली हमें इस कैरेक्टर, इस जीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट साइंस इज नोन एज जेनेटिक्स। सुना है कभी आपने? जेनेटिक्स सुना है ना? इसी को हम आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं, हेरिडिटी। गॉट इट? आप में से मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहता हूं। मैं बार बार क्या कह रहा हूं? आपका कैरेक्टर। प्लीज एक बार आप खड़े होंगे। ये जो कैरेक्टर है, ये लंबाई का कैरेक्टर आप देखें, शायद इतना लंबा हम में से कोई नहीं है। इज इट राइट? ये कैरेक्टर गिफ्ट में मिला है। एम आई राइट? ये गिफ्ट में पेरेंट्स से मिला है। एम आई राइट? यानी आपके पेरेंट्स में वो कैरेक्टर है जो प्रभावी था, डोमिनेंट था, और डोमिनेंट कैरेक्टर आपके अंदर आ गया है। एम आई राइट और नॉट? ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। और बेटा क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी इज वेरी ब्यूटीफुल। जो साक्षी का कलर कॉम्बिनेशन है, जो आप व्हाइटनेस देखते हो, क्या यह कैरेक्टर मम्मी से कॉपी या पापा से कॉपी है या नहीं है? है ना? डोमिनेंट कैरेक्टर। कलर कैरेक्टर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। टॉलनेस इज द कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर कहां से लिया गया बेटे? पेरेंट्स से लिया गया। कहां से लिया गया? पेरेंट्स से लिया गया। ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफर हुई है कैरेक्टर, उसी को आप कहते हो ना हेरिडिटी। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी, आनुवंशिकी कहते हो ना। उसी विज्ञान को हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और उस विज्ञान को कहेंगे हम जेनेटिक्स। तो दिस इंक्लूड इन आवर सिलेबस, दिस इंक्लूड इन आवर सिलेबस, दिस इंक्लूड इन आवर सिलेबस माइक्रोबायोलॉजी, microbial world. Got my point? I'm just introducing my subject and with description, ताकि आप समझ पाए कि किसमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बात आती है, कोई भी बॉडी सेल से बनी है। कई सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले होते हैं, सुना होगा आपने। आप उसको कहते हो ना एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर मैं अपने बॉडी की बात करूं तो क्या यह सिंगल सेल का है? नहीं। देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ cells, million cells. So group of cells constitute what?
सुना है ना बेटा? टिश्यू मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का ढेर सारा समूह, मिलियंस ऑफ सेल्स, एंड दैट सेल कंस्टिट्यूट, शरीर का अंग बनाता है, अंग का निर्माण करता है। और इन्हीं अंगों के मिलने से मेरे बच्चों आप पढ़ते होगे एक सिस्टम बनता है। सिस्टम बनता है ना? अभी आपने क्या पढ़ा था? लाइफ इज जस्ट द नेम ऑफ द एक्टिविटी। जीवन क्या है? एक प्रकार के क्रियाओं का नाम है। तो न्यूट्रिशन था, एनसीईआरटी में क्या था? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए एक सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो उस सिस्टम के लिए अंग चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और ऐसे सारे सिस्टम को मिला दूं तो एक जीव का निर्माण हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? तो कोशिका से क्या बना? और उत्तक से क्या बना? अंग से क्या बना? अंग तंत्र बना, सिस्टम बना, और अंग तंत्र से क्या बना? जीव बना। एम आई राइट? अब एक चीज बताओ, ब्रेन के जो सेल्स है और लीवर के जो सेल्स है, क्या दोनों सेल्स एक जैसे हैं? ब्रेन के सेल्स और लीवर के सेल्स और किडनी के सेल्स क्या एक जैसे हैं? नहीं है। इसका मतलब कि अलग अलग टिश्यू है, इधर अलग टिश्यू, इधर अलग टिश्यू और इधर अलग टिश्यू, टिश्यू अलग अलग है। एम आई राइट? तो जब हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं हम? और अगर हम अंग या अंग तंत्र का अध्ययन करते हैं, शरीर के अंगों का, अंग तंत्रों का, उसके कार्य प्रणाली का, फंक्शनिंग, तो आप उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? फिजियोलॉजी। ध्यान से समझेंगे, यहां भी साइकोलॉजी नहीं कहना है, फिजियोलॉजी। वहां पर था फाइकोलॉजी, ये है फिजियोलॉजी। और एक तीसरा शब्द था जो साइकोलॉजी। क्लियर है ना? तो जब कभी भी ऑप्शन देने वाला ऑप्शन देगा तो फाइकोलॉजी भी देगा, साइकोलॉजी भी देगा और फिजियोलॉजी भी देगा। समझ आ रहा है? तो जब हम अभी, तो चूंकि आज फर्स्ट क्लास है तो आज आपको हम बताएंगे, लेकिन पूरे सिलेबस के अंदर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के धुरंधर एजुकेशनिस्ट और टीम ऑफ स्कॉलर्स आपके लिए बड़ी अच्छी तैयारी करके रखते हैं। और वो लिखते हैं उपर्युक्त में से कोई एक कथन, उपर्युक्त में से कोई एक कथन या एक से अधिक कथन। एम आई राइट? यानी आपको चकमा देते हैं, तो उस चकमे से बाहर कैसे निकलना है इसकी स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन में जब 5 ऑप्शन होगा तो 5 में से 4 ऑप्शन को हमने रिजेक्ट करना सीखना है। हमें कैसे, हमें ये नहीं ढूंढना है कि 5 कौन सा आंसर सही है, हमें ये ढूंढना है वो 4 को रिजेक्ट कैसे करना है। अगर वो 4 रिजेक्ट हो जाएगा तो 5वां अपने आप आपका आंसर सही हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लोग नाराज हैं क्या? हमसे नाराज तो नहीं है मेरे आने से? तो आपके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं है। स्माइल है? बी कूल। हम आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे, बहुत प्यार प्यार में बायोलॉजी सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि बायोलॉजी को पढ़ना कैसे। और चूंकि आपका परीक्षा काफी नजदीक आ चुका है तो उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप एकदम इनर्जेटिक रहिएगा, परेशान मत होइएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक और सवाल की तरफ हम चलते हैं बेटा। अब जब बॉडी के सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा पेपर में क्या क्या कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने क्या लिखा है? तो फिजियोलॉजी में हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, हम अपने बॉडी के सिस्टम को पढ़ेंगे। तो हमारा बॉडी पहले डिजाइन हुआ है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, हड्डियों के ढांचा से। तो कौन सा सिस्टम आ जाएगा बेटा? स्केलेटन सिस्टम, जिसको आप क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र कहते हैं।
फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जब तक वो बोन्स का ढांचा नहीं बनेगा, मूर्ति बनाने के लिए आप देखते हो ढांचा बनता है, फिर उसमें काफी कुछ मटेरियल डाले जाते हैं, फिर उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, तब जाकर सांचा बनता है। इज इट राइट? तो मैं आपको डिस्कस करूंगा स्केलेटन के बारे में। फिर उसके अंदर जो मटेरियल है स्केलेटन के बाद में हम लोग ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड एंड सर्कुलेशन, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें बहुत सारे कंटेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ब्लड ग्रुप, हार्ट की फंक्शनिंग। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? मैं बात कर रहा हूं आपके प्रश्न कहां कहां से बनेंगे, क्लियर हो रहा है? तो ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन से बात करेंगे। फिर थर्ड, आपके बॉडी को NCERT लाइफ प्रोसेस, NCERT लाइफ प्रोसेस, हाँ या ना? तो शरीर को, शरीर बन गया, शरीर में ब्लड आ गई, पर शरीर के अंदर पोषण होगा कैसे? तो उसके लिए एक सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? पाचन तंत्र कहेंगे। तो पाचन संबंधी बातें करेंगे हम। डाइजेशन के बारे में अगर मैं कहूं कि डाइजेशन एक प्रक्रिया है, न्यूट्रिशन पूरी प्रक्रिया है, और न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में डाइजेशन एक प्रक्रिया है। पोषण की पूरी प्रक्रिया में डाइजेशन एक प्रक्रिया है। सो व्हाट इज डाइजेशन? मनीषा को सब सकते हैं, क्योंकि चाहे जो कुछ भी हो जाता था मनीषा से पर्सनली भी। रिपीट करिए, कोई क्वेश्चन पूछ रही हैं आप? नहीं। So digestion is just breaking down of food molecule into simpler ones. जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं ना भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, तो वो मॉलिक्यूल टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए सिंपलर मॉलिक्यूल में, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा? डाइजेशन कहेंगे, पाचन कहेंगे। तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम पढ़ेंगे। एन के बाद में NCERT, सी मतलब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए एक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? और एक हार्मोनल सिस्टम है, सुना होगा आपने, उस सिस्टम को आप क्या कहते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम, सुना है ना? तो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिकाओं का जाल बना है शरीर, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी निकाय या तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पूरा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हाउ डज इट वर्क इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर नर्व सेल कैसे काम करते हैं, तंत्रिकाएं कैसे कार्य करती है, तंत्रिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तंत्रिकाओं के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से इस पर सवाल बन सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गॉट इट? NC के बाद में क्या था? लाइफ प्रोसेस में बार बार मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में बोल रहा हूं। NCERT, N फॉर न्यूट्रिशन, डाइजेशन आ गया, C फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम आ गया, E फॉर व्हाट? एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन के लिए, एक्सक्रेशन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ वेस्ट, शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालना। तो उसके लिए एक सिस्टम, उस सिस्टम को क्या कहेंगे बेटा? एक्सक्रेटरी सिस्टम कहेंगे, उत्सर्जी तंत्र कहेंगे। तो आप उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। EF, R फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे हम लोग, श्वसन की क्रिया होती कैसे है शरीर में। आपने सुना होगा एरोबिक, एनारोबिक, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। क्या ये श्वसन हमारे शरीर में ही होता है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ जिसमें भी है, इज बैक्टीरिया रेस्पायर? यस, बिकॉज इट इज लिविंग। इज प्लांट रेस्पायर? यस, बिकॉज प्लांट इज लिविंग, प्लांट रेस्पायर। रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट?
रेस्पिरेशन इज व्हाट, अभी पढ़ाए थे, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होना और क्या होना, और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण, ये केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल प्रोसेस। देख रहे हो प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ या ना? मत कहना इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सियल कार्बन डाइऑक्साइड, प्लीज डोंट डू इट। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है। यूजिंग ऑक्सीजन, लेना अलग है और यूज करना अलग है। जैसे पेट्रोल डालना अलग है और पेट्रोल बर्न करना अलग है। जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को, उसको कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं हम? तो ब्रीदिंग इज सेपरेट प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज सेपरेट प्रोसेस। सांस लेना अलग क्रिया है और श्वसन अलग क्रिया है। एम आई राइट? एम आई राइट? तो Yes, sir. इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रेस्पिरेशन कैसे होता है। और सिर्फ हमारी ही नहीं, अगर मैं पूछूं आपसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, कीटों का श्वसनीय अंग होता है डैश, यानी कीटों का भी पढ़ना है। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, मेंढक में श्वसन होती है डैश, तो फ्रॉग का भी पढ़ना है। हमें ये भी पढ़ना है रेस्पिरेशन इन फिशेस, मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया होती है डैश। तो आप बार बार कहते हो ना गिल्स, गल्फर, हाँ या ना? तो इसका मतलब हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर ह्यूमन तो पढ़ेंगे ही, बाकी अन्य जीवों के बारे में भी जानना पड़ेगा। गॉट इट? उसके बाद में कौन सा प्रोसेस? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन की क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। अगर ये जनन नहीं होता तो यह पृथ्वी नहीं होती। कई जीव आए और गए, पर उसके संतान, उसके अगली पीढ़ी तैयार मिलती है इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए। किसके वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से। तो जनन किस प्रकार से होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में कि हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए हार्मोन किस तरह काम करते हैं। हार्मोन नाम सुना है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन सुना है? ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन हमारे इस एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब हमारे इस रिप्रोडक्शन की क्रिया में मदद करेगा। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जनन की क्रिया कैसे होती है। तो लगभग हमने आपको बता दिया है कि ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इन सारे प्रक्रियाओं के साथ साथ अब हम लोग जानकारी ये बढ़ाते हैं। इसको हटाऊं मैं अब? क्लियर Yes, हो sir. गया? Yes, sir. अब आइए तो सर जाते जाते सिलेबस बता दीजिएगा। हाँ, ये सिलेबस ही चल रहा है बेटा। हम हाँ। इंट्रोडक्शन भी देते जा रहे हैं, बायोलॉजी के टर्म्स को भी समझाते जा रहे हैं और सिलेबस भी बताते हैं। ये सिलेबस ही तो है, और ये लास्ट में सिलेबस ही। बोलिए। लास्ट में सर सिलेबस बता देते सर। अच्छा, उसको एक बार ये रिव्यू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये क्लियर हो गया बच्चों सबको? अब बताते हैं कि इस पृथ्वी पर इस लिविंग वर्ल्ड की बात, किसकी बात करते हैं हम? लिविंग वर्ल्ड को हम क्या कहेंगे? जैव जगत। तो इस जैव जगत में न जाने कितने प्राणी होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर वाले। कुछ सिंगल सेल वाले भी हैं, कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ क्रीपर हैं, रेंगने वाले हैं, कुछ दौड़ने वाले हैं, कुछ मैमेलियंस कहे जाते हैं, कोई उड़ने वाले हैं। तो जीवन तो सब में है ना, पक्षी में भी जीवन है, हम में भी जीवन है, हाँ या ना? तो क्या हम उन जीवों को बांटेंगे नहीं उनके कैरेक्टर के आधार पे? तो बांटेंगे तो उस विज्ञान को आप क्या नाम देंगे? उस विज्ञान को नाम देंगे जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
जीवों का वर्गीकरण। बिहार एक बड़ा उत्तम प्रदेश है और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जब भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल अनुशासन का भी होता ही है ना। तो यस सर। आप बहुत अनुशासित हैं और मुझे गर्व है कि आप अपने अनुशासन को बनाए हुए हैं और बनाए रहें, ताकि मैं आपको, आपके चेहरे की मुस्कान अच्छी होती है, मुस्कुराते रहिए। पर एक मुस्कान बड़ी जहरीली होती है, जो आपस की होती है ना, जो खुद में होती है। तो उस मुस्कान को फैलाइए जिससे मैं भी, मेरे भी चेहरे पे मुस्कान आए, है ना। हंसते हंसते हो ना आप लोग, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी। क्लासिफिकेशन का मतलब बांट देना। किसको बांट देना? जैसे हमने बात बांटा है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हाँ या ना, उसके कैरेक्टर के आधार पे। उसी प्रकार से जीवों के कैरेक्टर के आधार पे, उसके गुणों के आधार पे हमको बांटना है। तो उस विज्ञान को हम क्या नाम देंगे? तो पूरा का पूरा प्लांट और एनिमल का टेक्सोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम ये पढ़ेंगे एम्फीबियंस क्या होते हैं, उभयचर जीव, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, सरीसृप जीव, बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षियों का समुदाय क्या होता है। तो इसमें टेक्सोनॉमी में कई तरह की चीज पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर मैं एनिमल की बात करूं तो आप लोग सुने होंगे इनवर्टिब्रेट। कभी नाम सुना है इनवर्टिब्रेट? नहीं सुना है तो अभी सुन लो। और एक होता है वर्टिब्रेट। वैसे जीव जिसका बैकबोन, जिसका बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हैं, हम उसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में इसी को कहते हैं मेरुदंड। जिन जीवों में ये बैकबोन मौजूद हो, मेरुदंड उपस्थित हो, ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट। कशेरुक जीव कहते हैं इसको। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं बेटा? कशेरुक, वर्टिब्रेट कहते हैं। एम आई राइट? और जिन जीवों में यह वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, एब्सेंट, अनुपस्थित होता है, जब वर्टिब्रल कॉलम अनुपस्थित हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट और कशेरुक कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जानना चाहूंगा। मेढक एक प्राणी है, फ्रॉग इज द एनिमल, हाँ या ना? तो फ्रॉग जो है वह इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट? आप बताइए। वर्टिब्रेट। और स्नेक, स्नेक क्या है? वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट है। और केचुआ वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है? इनवर्टिब्रेट। समझ में आया? केचुआ एक जीव है, पर उस केचुआ में स्केलेटन नहीं है, उसमें बैकबोन नहीं है। लेकिन मेढक में और सांप में स्केलेटन है, बैकबोन है, इसलिए यह वर्टिब्रेट है और ये केचुआ इनवर्टिब्रेट। गॉट इट? अंडरस्टैंड? आपने सुना है ना स्टार फिश, जेली फिश, नाम है स्टार फिश, जेली फिश। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि अगर मैं सिर्फ इतना ही बताऊं कि फिश क्या है, जो मछलियां होती है वो वर्टिब्रेट होती हैं या इनवर्टिब्रेट होती है? वर्टिब्रेट होती है। तो वर्टिब्रेट अगर मछलियां होती हैं तो आपने ब्लू व्हेल फिश का नाम सुना होगा। ब्लू व्हेल फिश नाम सुना है? ब्लू व्हेल फिश, मेरे एक सवाल का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ब्लू व्हेल फिश इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है? जोर से बोलेंगे। ब्लू व्हेल वर्टिब्रेट। फिश क्या है? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट है। और अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं जेली फिश क्या है? इनवर्टिब्रेट है सर। वो अ के शुरू इनवर्टिब्रेट। हो जाएगा। जेली फिश इनवर्टिब्रेट है, स्टार फिश इनवर्टिब्रेट है। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा? जब हम डिस्कशन करेंगे किसका? टेक्सोनॉमी का। मैंने ही आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे, कहां से, किस प्रकार से बटोरा जा सकता है। तो हम इस स्नेल टॉपिक क्या से, होगा सर? हाँ बेटा,
स्नेल स्नेल क्या होगा? स्नेल, स्नेल बड़ा अच्छा क्वेश्चन अमित जी ने पूछा है। स्नेल, आप जानते हैं ना, शंख बोलते हैं इसको हम। यस सर। ये क्या है? तो आपको अगर पता हो तो मोलस्का सुना है क्या? मोलस्का नहीं सुना है? नहीं सुना है मोलस्का? नहीं नहीं नहीं। सुना है। एक्वेटिक में होता है, इनवर्टिब्रेट है वो। क्या है वो? इनवर्टिब्रेट है। हम ऐसे बहुत सारे नाम और भी देंगे आपको। घोंघा सुना होगा ना, घोंघा एक जीव है, खेतों में पाई जाती है घोंघा, यस सर यस है सर। ना? तो घोंघा की प्रजाति का ही स्नेल है, नदियों में पाई स्नेल जाती है। जी। लेकिन लेकिन उसमें हड्डी नहीं होती है बेटा, उसकी कवरिंग होती है कैलकेरियन। उसकी बॉडी की कवरिंग होती है कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट का। जी बॉडी कवरिंग, कवच, शरीर का कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, पर उसकी बॉडी सॉफ्ट स्किन का होता है। जब आप जी। उसको तोड़ते हैं तो उसमें से जब जीव निकालते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कोई हड्डी नहीं होती है। देयर इज नो बोन। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट है सर। यस। और आपके एक मित्र और सवाल डाल रहे हैं मेरे पास, जरा सुनेंगे। उनका मित्र का क्वेश्चन है, टर्टल क्या होता है? टर्टल को हिंदी में बेटा कहते हैं हम कश्यप। टर्टल को क्या बोलते हैं हम? कछुआ, कश्यप। कैसा जीव होता है? रेंगने वाला जीव होता सर है। सुना है क्या आप? रेंगने वाले जीव को क्रीपर्स कहते हैं, क्रीपिंग एनिमल कहते हैं। गॉट इट? और रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वर्टिब्रेट होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिब्रेट। टर्टल, आंसर क्लियर हुआ आपको? तो टर्टल इज वर्टिब्रेट, टर्टल इज रेप्टाइल। तो ये पूरी जानकारी किसमें मिलेगी? ये इसमें पूरे जीव जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इलिस्ट्रेशन मिल रहा है सिर्फ आपको। गॉट माई पॉइंट? अगला सवाल की तरफ, अगले टॉपिक के बारे में भी जानकारी दे दे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस बात को जान पा रहे हैं कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है, और क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो आप ये याद रखें, दिस इज योर सिलेबस, दिस ऑल आर योर सिलेबस। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो हम लोगों ने पढ़ा साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा। गॉट इट? अब इन विज्ञान में जब भी हम ये सब पढ़ लेते हैं तो आपको मालूम होगा बेटा कि हम लोग बीमार भी होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रोब्स, चूंकि माइक्रोबियल वर्ल्ड जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे लिए लाभदायक है, बेनिफिशियरी है, और बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। दे कॉजेज डिजीज, वो बीमार बना देते हैं। ऐसे माइक्रोब्स को हम कहते क्या? दोज माइक्रोब जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ऐसे माइक्रोब की बात मैं कर रहा हूं जो बीमारी पैदा करते हैं। आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? रोगाणु। रोग पैदा करने वाले माइक्रोब्स को क्या नाम दिया जा सकता है? रोगाणु, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। और अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द देंगे, बहुत सारे शब्दों को ध्यान में रखिएगा बेटा। क्या नाम है? पैथोजेंस। तो क्या एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता है ऐसे सब? पैथोजेंस आर, पैथोजेन होते हैं डैश, क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब यानी रोगाणु जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। गॉट इट? तो ऐसे विज्ञान के बारे में जिसमें हम टीबी, टाइफाइड, कोरोना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रैबीज, मलेरिया, टाइफाइड, डिप्थेरिया, प्लेग, ऐसे डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या ये सभी पैथोजेंस हैं? आप लोग बोल नहीं रहे। क्या ये सभी पैथोजेंस हैं? तो ऐसे विज्ञान को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और उस विज्ञान को हम कहेंगे पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजी।
पैथोजेंस, पैथोजेंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी के बारे में क्योर, कैसे क्योर होगा, कौन सा वैक्सीन यूज किया जाएगा? मान लिया जाए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आपने नाम सुना होगा बीसीजी वैक्सीन, सुना है? बेसिलस कालमेट Yes, ग्यूरिन sir. कहते हैं, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन कहते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम Tuberculosis. ट्यूबरकुलोसिस। आपके एक मित्र हैं जो पीछे से आंसर दे रहे हैं, अमर सिंह जी हैं शायद। Yes, sir. हाँ, अमर सिंह जी आंसर दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो Thank you, sir. अभी आपने जैसे बताया कि बीसीजी का टीका टीबी पेशेंट के लिए लगाया जाता है, हाँ या ना? अभी आपने रिसेंटली सुना है Yes, sir. कोवैक्सीन, कोविशील्ड, Yes, sir. नाम सुना? आपने ये कोरोना कोरोना के रोकथाम के लिए लगाया जाने वाला वैक्सीन था, हाँ या ना? Yes, sir. बेटा एक बात बताइए, डीपीटी नाम सुना होगा, डीपीटी, ये सारी जानकारी किसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे? इसी के अंदर। आपने जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे दिया, डीपीटी वैक्सीन इज यूज, डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा किसके लिए, किसकी रोकथाम की जा सकती है? बच्चों में दी जाती है। जब आप सुना होगा ना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यस सर। नाम नहीं सुना? इम्यूनाइजेशन, शीघ्र आप सभी को लाइन में लगना पड़ेगा 2-4 साल 5 साल के अंदर। इम्यून सिस्टम। जी हाँ, छोटे छोटे किड्स के साथ में अपने कपल के साथ वहां पर लाइन में लगना पड़ेगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ बयां कर रही है। जी हाँ, आप जाएंगे उस बच्चे को लेकर बीसीजी और डीपीटी का वैक्सीन लगवाने? नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? मन तो अंदर से करता ही है। डिप्थेरिया, परट्यूसिस और टेटनस, हाँ या ना? हाँ ये सर। तीनों बीमारी से बचाने के लिए डीपीटी वैक्सीन। तो क्या आपको पहले से जनरल नॉलेज नहीं होना चाहिए? आने वाले समय के लिए आपको पहले से तैयार नहीं होना चाहिए? समझ नहीं? यस सर। होना, हाँ। तो होना चाहिए, बीपीएससी sir. के, हाँ, बीपीएससी के साथ साथ इसकी भी तैयारी करिए, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जानकारी आपने अभी किया कि कैसे है, ये पूरा का पूरा एक सेक्शन होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ये सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा बीमारी किस प्रकार से होगा, उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे हम लोग, उसकी रोकथाम की बात करेंगे। अब आइए, एक और बहुत बड़ा, ये पूरी सिलेबस चल रही है कि क्या क्या पढ़ेंगे हम। हमारा या किसी भी जीव के बारे में अभी आपने पढ़ा था, हेरिडिटी का मतलब क्या बताया था मैंने? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ, यानी पूर्वजों से आपके अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, गुणों का स्थानांतरण हुआ है, उस विज्ञान को आप क्या कहते हैं, जिसमें जेनेटिक्स की बात कही है, हाँ या ना? एक नया शब्द और आया आपके पास, एवोल्यूशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पत्ति। और हेरिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं हम? आनुवांशिकी कहते हैं। तो बेटा एक चीज बताओ, इस पृथ्वी पर ये मानव नाम की जो प्रजाति आज दिख रही है, यह कभी ना कभी तो आई होगी, कभी ना कभी तो इस पृथ्वी पर आई होगी, हाँ या ना? कभी ना 4.8 कभी वो, 4.8 billion years ago, sir. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4.8 बिलियन ईयर अगो आया, ठीक है। पर ऐसी बहुत सारी प्रजाति जो आज है इस पृथ्वी पर, वह कभी ना कभी तो आई होगी, ओरिजिन हुआ होगा। तो बहुत सारी प्रजातियों की ओरिजिन की कहानी, कैसे ओरिजिन हुई है, उसी की कहानी पढ़ते हैं हम लोग। उस विज्ञान को आप कहते हो एवोल्यूशनरी साइंस। एवोल्यूशन, उत्पत्ति के बारे में जानना, किसी भी प्रजाति की उत्पत्ति किस प्रकार से इस पृथ्वी पर हुई, कौन बताया ये पूरी कहानी, ये स्टोरी, और उस विज्ञान को आप कहते क्या हैं? उस विज्ञान को आप कहते हैं इवोल्यूशनरी साइंस। क्या कहते हैं हम? इवोल्यूशनरी साइंस, उत्पत्ति विज्ञान, उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं।
एवोल्यूशनरी साइंस कहते हैं। तो आप इस एवोल्यूशनरी साइंस को पढ़ेंगे यानी एवोल्यूशन को पढ़ेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? एवोल्यूशन की स्टडी करेंगे हम। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा यह थ्योरी दिया था एक महान वैज्ञानिक ने जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। सुना है आपने? तो इसका मतलब हम डार्विनिज्म की बात करेंगे, डार्विनवाद की बात करेंगे। तो ये आपका एक हॉट टॉपिक होगा जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और हेरिडिटी में हम नियम पढ़ेंगे, आनुवंशिकी के बारे में जानेंगे। और यह थ्योरी दिया था मेंडल ने, सुना होगा आपने। तो आप ये भी पढ़ते जा रहे हैं कि पढ़ना क्या है और दो चार सवाल भी निकालते जा रहे हैं। लॉ ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकी के संदर्भ में किस वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने जानकारी दी थी लॉ ऑफ हेरिडिटी की, आनुवंशिकी का नियम दिया था। तो हेरिडिटी और एवोल्यूशन इज द हॉट टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है। क्लियर? क्या क्या डिस्कस करना है पता लगते जा रहा है और टॉपिक के बारे में जानते जा रहे हैं हम लोग। वहां Yes, से sir. सवाल भी बनता जा रहा है। क्लियर? थोड़े थोड़े सवाल निकल रहे हैं पर निकल रहे हैं। मैं एक ओवर क्लू दिया, पूरा बायोलॉजी की एक ओवर क्लू दे रहा हूं। तो हम लोगों ने ये डिस्कशन जिस प्रकार से लिया है, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, लाइफ की कॉन्सेप्ट की बात मैंने अभी किया, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की बात की, माइक्रोबियल वर्ल्ड की बात की, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की, टेक्सोनोमी की बात की, सेल के बारे में पढ़ा कि सेल बायोलॉजी पढ़ना है हमको, जिसमें आप माइटोकॉन्ड्रियल सेल की बात करेंगे या सेल डिवीजन कैसे होता है, इसकी तमाम जानकारियां लेंगे। ये सब तो हम पढ़ते ही रहेंगे। क्या हमको इसी तरीके से प्लांट के बारे में भी पढ़ना है? जी हाँ, प्लांट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और उस विज्ञान को कहेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। क्या कहेंगे हम? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट के बॉडी सिस्टम यानी रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। प्लांट के बॉडी के बारे में पढ़ना यानी प्लांट के बॉडी सिस्टम को अंडर द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड। तो अंडर द ग्राउंड कौन सा सिस्टम बेटा? रूट सिस्टम। और अबव द ग्राउंड कौन सा सिस्टम? शूट सिस्टम। तो जड़ निकाय और धर निकाय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जड़ के कई प्रकार हैं, जड़ किस प्रकार के होते हैं, जड़ों के क्या कार्य हैं, किन पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। तो जड़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं पादप शारीरिकी क्रिया विज्ञान। पादप शारीरिकी क्रिया विज्ञान। डन? तो रूट, अब उनकी क्रिया, तो उनके शरीर के द्वारा होने वाली कौन कौन सी क्रिया है? आपने सुना अपना भोजन बनाती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो आप इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण, अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे हम। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आपने सुना होगा ट्रांसपिरेशन, वाटर हमें देता है। पौधे अपना भोजन तो बनाते ही हैं, हमारे लिए भी भोजन देते हैं बेटा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, किस अणु के रूप में देते हैं? पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं किस अणु के रूप में? प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश। आंसर इज ग्लूकोज। आप याद रखेंगे, ग्लूकोज का निर्माण सिर्फ प्लांट करता है इस पूरे पृथ्वी के लिए। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का भोजन ग्लूकोज है, सभी जीव का भोजन। और ये ग्लूकोज की व्यवस्था कौन करता है? प्लांट। किसी भी तरीके से करे, प्लांट करता है। लेकिन प्लांट जो स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन, मेनली स्टार्च। मुख्य रूप से किस रूप में? स्टार्च के रूप में। हमारे लिए भोजन किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और पौधे हमें पानी भी देते हैं बेटा, लॉस ऑफ वाटर। पौधे हमें पानी देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। पेड़ की छांव में नमी महसूस करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं।
पेड़ की छांव में ठंडक महसूस करते हैं। कैसे, क्यों? प्लांट लीव्स, पौधों की पत्तियों के द्वारा, जैसे हमारे स्किन के पोर से पसीना निकल रहा है, उसी प्रकार से पौधे की पत्तियों के पोर से पानी निकल रहा है हवा में। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जल के अणु का परित्याग करना पत्तियों के द्वारा क्या कहलाती है? बेटा ये पानी कहां जा रहा है? हवा में इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, और हवा में इवेपोरेट होते होते कॉन्डेंस हो रही है, मालूम है, संघनन की प्रक्रिया। और जब संघनित होती है तो बादल बनते हैं, और वह बादल ड्यू पॉइंट पर, ड्यू टेम्परेचर पर बरसती हैं, तो पानी की बूंदे बरसती हैं आपके पृथ्वी पर, पानी की बूंदे आती है। वह पानी की बूंदे बनी है किसके वजह से? प्लांट्स के वजह से, हाँ या ना? तो क्या हमारा प्लांट हमारा मित्र नहीं है? प्लांट इज फ्रेंड, आर नॉट एनिमीज। वह हमें भोजन भी दे रहा है, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन भी देता है, हमारे खाने के लिए भोजन भी देता है, और हमें पीने के लिए पानी भी देता है। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। फिर प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है? पौधों में भी ग्रोथ होती है, हार्मोन्स होते हैं, पौधों में भी मूवमेंट होती है। तो प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, यानी पादप वृद्धि, पौधों में वृद्धि किस प्रकार से होती है, उसकी गति कैसे है, उसी गति के बारे में हम पढ़ेंगे। पौधों में भी जनन की प्रक्रिया होती है, तो हम जनन निकाय के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में जनन के बारे में। जब जनन होता है तो उनके जनन अंग भी होंगे, जैसे हमारा है ना टेस्टिस, ओवरी, सुना है ना, वृषण, अंडाशय। उसी प्रकार से पौधों का भी जनन अंग होता है। डू यू नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट? Sir, most probably stamen. My question is, again I am repeating, my question is, which is the reproductive part of the plant? Flower, reproductive part of the plant. मैंने प्लांट का पार्ट पूछा है, पौधे का जनन हिस्सा पूछा है। आंसर इज फ्लावर। आपने जो आंसर दिया है स्टेमन, दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग है, और दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है मेरे बच्चे? Yes, sir. जी, तो करेक्ट करिए। आप सभी पदाधिकारी हैं, आपकी सोच इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम करेक्ट आंसर तक पहुंचे। मैं सिखाऊंगा, जब आपके पास में आऊंगा, लगातार जब आपकी क्लासेस होंगी, तो हम आपको डिस्कस करेंगे कि ये सवाल में ये आंसर क्यों नहीं होगा। ये उपर्युक्त में से सभी कथन, एक से अधिक कथन, ये क्या है, इसमें हम क्यों परेशान होते हैं? या इसका मतलब हमें वो पांचों ऑप्शन में 4 ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है? सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें एग्जाम को क्रैक करना है। हमको एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी पर काम करना है। बट क्या आप रेडी हैं मेरे विषय के लिए? हमारे इस विषय के लिए आप इतना जरूर रेडी रहें, क्योंकि आपको मालूम है कि तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन पूरे साइंस का रहेगा, और 15 से 20 क्वेश्चन लगभग करंट का होता है। 50 क्वेश्चन हो गया बेटा, 80 क्वेश्चन करके आओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। माय डियर, आप कहेंगे तो मैं सब कुछ पढ़ाऊं। हमारे लिए तो आप मित्र होते हैं, है ना? स्टूडेंट्स आर आवर फ्रेंड। आप जो कहेंगे वो, आज तो हम आए ही हैं, और आपके शहर में, पटना, तो मैं पटना से ही हूँ, बिहार से ही हूँ, पर मैं परमानेंटली नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और क्योंकि आया था तो आपकी क्लासेस स्टार्ट किया है, तो क्लियर हो गया मेरी बातें, ये सारी बातें जानकारी हो चुकी है आपको शायद। Yes, ये sir. एवोल्यूशनरी साइंस क्या है, पौधों के बारे में जान चुके हैं आप। पौधों में और भी बहुत सारी बातें आप करेंगे, सीड, फ्रूट, फ्लावर,
है ना, फिजियोलॉजी में यही सब पढ़ेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो नाउ वी हैव स्टार्ट। हम लोग वैसे तो ये हमने पूरा ब्रीफिंग किया आपको कि आपको पढ़ना क्या है, तो अब आपको क्लियर हो चुका है पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब आइए कुछ जानकारी को हम बढ़ाते हैं। लाइफ साइंस, ये तो मैंने पढ़ा दिया कि व्हाट इज लाइफ साइंस, जीवन का विज्ञान क्या है और जीवन के विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। पर कभी ना कभी तो ये लाइफ ओरिजिन, इसकी ओरिजिन हुई होगी, इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने की परिस्थितियां हुई होंगी। जीवन की उत्पत्ति फर्स्टली, सर्वप्रथम पृथ्वी पर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस रूप में हुई? किसी बॉडी के रूप में हुई होगी बेटा, कोई तो शरीर रहा होगा जिसमें जीवन आई होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? एलगी एम आई राइट और रॉन्ग? वह कौन Right, सा sir. लिविंग, वह कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म था? आप लोग तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम जरूर जानते होंगे, बोलिए। कौन सा बैक्टीरिया? आर्ची बैक्टीरिया। अच्छा, और ये कौन सा बैक्टीरिया था? ये कौन सा बैक्टीरिया था? ये नाम सुना है कभी? सुना है? अच्छा चलो, ये नाम सुना है आपने कभी? ब्लू ग्रीन एल्गे। सुना है ना? आप इसको क्या कहते हैं बच्चे? नील हरित शैवाल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना। तो शुरुआती दौर में जिस व्यक्ति ने लिविंग की बात की कि पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वह व्यक्ति कौन था मालूम है आपको? वह व्यक्ति कौन था? चलो, नहीं मालूम है तो लिविंग सेल की, क्योंकि लिविंग में क्या होती है बेटा, कोई भी लिविंग बॉडी होगी तो लिविंग बॉडी का मतलब क्या? सेल। तो क्वेश्चन मेरा ये आता है कि लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? बोलिए बोलिए, गलत आएगा सही आएगा कोई बात नहीं, बताइए। लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? अभी हमने पढ़ा था, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। Robert Hooke. लेकिन आपने ये भी तो पढ़ा था कि डेड सेल था वो, ये भी तो अभी बताया था मैंने, मृत कोशिका थी वो। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को बताया वो मृत कोशिका के बारे में बताया। इज इट राइट और रॉन्ग? अभी जस्ट बताया था थोड़ी Yes, देर sir. पहले। मेरा सवाल क्या है यहाँ? मेरा सवाल है लिविंग सेल की, जीवित कोशिका के Newell बारे Hooke में है किसने- सर उनका नाम, जी जिन्होंने हाँ, फर्स्ट शाबाश, डिस्कवरी की वेरी थी। गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप एक बार क्लास में आओ बेटा, आप क्लास में आओ, ऑनलाइन ठीक है, क्लास में आओ। Right, sir. अमर जी, Yes, sir. क्लास में आओ। मैं सर एग्जाम देने आएंगे, वैसे तो मुंबई से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, लिविंग सेल, लिविंग सेल, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। इससे पहले किसी जीवित कोशिका के बारे में इस पृथ्वी पर किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और ये लिविंग सेल किसी लिविंग बॉडी में खोजा गया होगा ना, आया ना? तो वह Yes, लिविंग sir. बॉडी कौन, वह कौन सा था लिविंग बॉडी?
कौन सा बॉडी था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द लिविंग बॉडी। जीवाणु लिविंग होते हैं ना, तो बैक्टीरिया में देखा गया था लिविंग सेल। लिवन हॉक ने देखा और उसी ने कहा कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह कौन सा बैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको नाम दे दिया ब्लू ग्रीन एल्गी कंफ्यूजन में, क्योंकि एल्गी का कैरेक्टर अलग है और बैक्टीरिया का कैरेक्टर अलग है, दोनों का कैरेक्टर एक जैसा नहीं है, ध्यान में रखेंगे आप। ग्रीन एल्गी एल्गी, हरे शैवाल शैवाल हैं पर नील हरित शैवाल शैवाल नहीं है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? समझ पाए मेरी बात? हरे ग्रीन एल्गी इज द एल्गी, हरे शैवाल शैवाल हैं, बट ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल शैवाल नहीं है। जैसे आपने पढ़ा जेली फिश इज नॉट अ फिश, जेली फिश इज नॉट ए फिश, स्टार फिश इज नॉट ए फिश। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो मछली नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। मछलियों का जो कैरेक्टर होता है वो तो वर्टिब्रेट है ना। तो चलो, इस तरह से पहला एक सवाल आपके सामने आया, दूसरा सवाल ये आया, तीसरा सवाल आपके सामने में ये भी आया कि लिविंग सेल जो है वो सबसे पहले किसने देखा और किसमें देखा? किसने देखा? किसने देखा? एंटोनी वॉन ले। और किसमें देखा? और पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्लियर? पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो किस चीज से हुई? हमारा शरीर सेल से बना है, पर क्या उस सेल के अंदर कुछ मटेरियल भी है, कोई पदार्थ भी है? क्या है वो पदार्थ? वह पदार्थ है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अकार्बनिक, वह कार्बनिक अणु है जिससे कोई भी जीवन का निर्माण हुआ है। आपके बॉडी में पानी है ना, सुनते हो 70% पानी है। पानी क्या है बेटा? वाटर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु है। और केमिस्ट्री पढ़े होगे, आपको मालूम होगा ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन के अणु और बाकी इनऑर्गेनिक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब क्या है? तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी जो बनती है आइदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनती है। यानी पृथ्वी पर ओरिजिन हुई लाइफ की किस चीज से हुई? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई। गॉट माय पॉइंट? और ये थ्योरी जिसने दिया था उस व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे। उस व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था? ओपेरिन। नाम सुना है कभी? तो ध्यान में रखेंगे आप लोग कि ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय, यानी जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में किस वैज्ञानिक ने बताया था? जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में किस वैज्ञानिक ने बताया था बेटा? ओपेरिन ने बताया था। और क्या बताया था? कि कोई भी लाइफ begins from inorganic or organic molecule, and this was the first living organism, and that is known as cyanobacteria. Got my point? अभी तक जितनी भी बातें हमने पढ़ाया समझाया बराबर है? यस सर। कोई डाउट नहीं है किसी को? नॉट नहीं। येट सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम और बढ़े। और वैसे तो आज की क्लास आपकी शायद अनाउंस है और आपको मालूम था 1:30 से 3 बजे तक, और शायद 3:05 हो चुका है। तो बहुत कम क्षणों के लिए, कम समय के लिए आपके बीच में मौजूद रहा अभी, और सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। बीपीएससी आपसे क्या चाहता है इसके बारे में मैंने बताया, और मैंने आपको भरोसा दिया कि मैं अपने विषय में 100% नंबर आपका कैसे दिला पाऊं। इसमें मेरा सहयोग तो आपको चाहिए ही, परंतु जितना मेरा सहयोग चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आपकी हिस्सेदारी चाहिए, आपकी भागीदारी चाहिए। क्या इस भागीदारी को देने के लिए आप सभी तैयार हैं? आर यू यस सर। श्योर? तो यस सर। इस सेशन में मैं एक
शुभकामना, अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूं। क्या आपको शुभकामना दे दूं? दे दूं? क्या आपका अंदर का दिल कहता है कि उस शुभकामना के आप पात्र हैं? अगर हैं तो मैं आज आपको शुभकामना देता हूं इन एडवांस। many congratulations to become an officer which is selected by Bihar Public Service Commission. Okay, all the best. Thank you very much.